हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू चौहान सिविल सर्विस क्लासेज एंड जय हिंद दोस्तों। ये चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सबका स्वागत है। और चौहान सर की क्लास है। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की क्लास में हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। आज की इतिहास की क्लास होगी और जिसमें हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में स्टार्टिंग होगी और आपको बेसिक जानकारी आज की क्लास में दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गुप्त में कौन कौन से शासक हुए उनके बारे में, और तीसरी क्लास में हम बात करेंगे गुप्त काल के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इतिहास, उनकी स्थिति के, राजनीतिक स्थिति के बारे में क्लास होगी। तो गुप्त साम्राज्य आपका 3 भागों में कंप्लीट होगा। इसके 3 पार्ट होंगे। आज की पार्ट 1 में आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य उत्पत्ति और गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी देने के क्या स्रोत है। तो और जो भी इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और जो लोगों तक, जो भी आपका जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस चैनल को पहुंचाइए, जो इससे वो भी नोट्स तैयार कर सकें। अपना नोट्स बना लीजिए, आप लोग भी नोट्स बनाइए, कापी पेन लेके बैठिए। आइए चलते हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी के क्या स्रोत हैं, कहाँ से हमको गुप्त साम्राज्य के बारे में किन स्रोतों के माध्यम से जानकारी मिलती है, ठीक, और गुप्त की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे आज की क्लास में। चलिए चलते हैं, आइए बात करते हैं गुप्त साम्राज्य। ठीक, गुप्त साम्राज्य के बारे में है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, विघटन के बाद, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के विघटन और पतन के बाद दीर्घ काल तक भारत को एक सूत्र में बांधे रखने का प्रयास किसी साम्राज्य ने, किसी राज्य ने, किसी शासक ने नहीं किया। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद, मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक भारत को एक सूत्र में, एक राजनीतिक सूत्र में, ठीक है, बांधे रखने का कार्य किसी शासक ने नहीं किया। जहां तक कुषाणों और सातवाहनों ने कुछ हद तक स्थिरता लाने का प्रयास किया था। कुषाणों और सातवाहन शासकों ने, ठीक है, कुषाण और सातवाहन शासकों ने कुछ स्थिरता, राजनीतिक स्थिति में स्थिरता लाने का प्रयास किया, ठीक, स्थिर रखने का प्रयास किया। किंतु इनकी जो स्थिरता, जो इनका प्रयास था, वो उत्तर में कुछ राज्यों तक और संपूर्ण दक्षिण भारत तक ही सीमित रह गया था। ठीक, संपूर्ण पूरे भारत में नहीं था, क्योंकि जो कुषाण और सातवाहन थे, इनका जो शासन का था वो उत्तर में कुछ राज्यों तक सीमित था और दक्षिण भारत तक सीमित रह गया था। इसलिए कुछ हद तक इन्होंने राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास किया, लेकिन संपूर्ण भारत में नहीं ला पाए थे। संपूर्ण भारत में मौर्य साम्राज्य ही ला पाया था, जिससे मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद, ठीक है, संपूर्ण भारत में मौर्य साम्राज्य ही जो था आपकी राजनीतिक स्थिरता लाने में प्रयास किया था मौर्य साम्राज्य। उसके विघटन के बाद लंबे समय तक, लंबे अरसे तक कोई शासक, कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जो भारत में एक सूत्र में राजनीतिक स्थिरता ला सके, एक सूत्र में भारत को बांध सके, भारत के साम्राज्य के राज्यों को बांध सके। ठीक, जहां तक सातवाहनों ने और कुषाणों ने कुछ हद तक प्रयास किया था, लेकिन इनका प्रयास उत्तर भारत के कुछ राज्यों तक और दक्षिण भारत तक ही सीमित रह गया था। ठीक, सीमित रह गया था। इसके बाद, इसके राजनीतिक विघटन के बाद, राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए, इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से आपकी तीसरी शताब्दी में, इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी में भारत के तीनों कोनों से 3 नए राजवंश का उदय हुआ। भारत के तीनों कोनों से 3 नए राजवंश का उदय हुआ। कौन से 3 नए राजवंश थे? मध्य प्रदेश के पश्चिम में नागवंश, दक्कन में आपका वाकाटक वंश, नाम बहुत मैंने आपको अपने वीडियो में इसको कंप्लीट किया, वाकाटक वंश। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रहा आपका वाकाटक वंश। तो दक्कन में वाकाटक वंश, ठीक, और मध्य प्रदेश में, जैसा मैंने बताया, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में नागवंश, दक्कन में वाकाटक वंश, और पूर्वी भारत में गुप्त वंश के शासकों का उदय हुआ। ठीक, इस राजनीतिक, जैसे मौर्य काल और कुषाण वंश और सातवाहन वंश के विघटन के बाद, साम्राज्य के विघटन होने के बाद जो विघटन हुआ, राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए तीसरी शताब्दी में मुख्य रूप से 3 कोनों में 3 नए राजवंश का उदय हुआ। कौन से 3 नए राज? मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में नागवंश का, दक्कन में वाकाटक वंश का, और पूर्वी भारत में आपका गुप्त वंश के शासकों का उदय हुआ। इसके बाद गुप्त साम्राज्य, ये कैसे उदय हुआ? उसके बाद गुप्त साम्राज्य उतना विशाल साम्राज्य नहीं था, जितना कि मौर्य साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त वंश के शासकों का जो साम्राज्य था, उतना विशाल नहीं था जितना कि मौर्य साम्राज्य था।
ठीक है। किंतु गुप्त साम्राज्य का महत्व महत्व क्यों था? क्योंकि गुप्त वंश के शासकों ने, किंतु गुप्त मौर्य साम्राज्य जितना साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का फैलाव विस्तार था, उतना गुप्त साम्राज्य का फैलाव विस्तार नहीं था, ठीक है। किंतु गुप्त वंश के शासकों ने संपूर्ण उत्तर भारत में, उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, संपूर्ण उत्तर भारत में 335 से लेकर 455 तक, 335 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक, एक शताब्दी से भी ज्यादा समय तक शासन किया। संपूर्ण उत्तर भारत में गुप्त वंश के शासकों ने संपूर्ण उत्तर भारत में 335 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक, एक शताब्दी से भी ज्यादा समय तक शासन किया है और राजनीतिक सूत्र में बांध रखा है, ठीक। उत्तर भारत में संपूर्ण उत्तर भारत में शासन किया, एक शताब्दी से भी ज्यादा समय तक शासन किया और संपूर्ण उत्तर भारत को एक ही राजनीतिक सूत्र में बांध रखा है। इसके बाद गुप्त शासक न केवल अपनी राजनीतिक और सुदृढ़ता के बारे में जाने जाते थे, गुप्त शासक न केवल अपनी राजनीतिक शक्ति और सुदृढ़ता के बारे में जाने जाते थे, बल्कि ये गुप्त शासक कला, साहित्य, विज्ञान और समाज क्षेत्र में भी इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी, ठीक है। इन्होंने कला, साहित्य और संस्कृति और विज्ञान क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की थी, बहुत से इन्होंने योगदान दिया था, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य जाना जाता। जैसा कि आपको पता होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को, शासनकाल के समय को स्वर्ण युग कहा गया है। तो जो शासक थे, गुप्त वंश के जो शासक थे, ठीक है, ये शासक जो थे, ये अपनी राजनीतिक शक्ति और सुदृढ़ता के साथ साथ इन्होंने कला, संस्कृति और साहित्य में और विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण, इस क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसके कारण इनको गुप्त वंश के शासकों को जाना जाता था, ठीक। इसके बाद अब बात कर लेते हैं गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में माना जाता है। और गुप्त वंश के शासकों का जो आरंभिक राज्य था, वो उत्तर प्रदेश और बिहार था, ठीक। वो उत्तर प्रदेश और बिहार था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 नए राजवंशों का उदय हुआ, उसमें पूर्वी भारत में गुप्त, मतलब पूर्वी भारत मतलब मगध में आपके गुप्त थे। तो मगध से इसलिए कहा गया है कि जो गुप्त वंश के जो शासकों का जो आरंभिक राज्य था, वो आपका उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी और बिहार में मगध माना जाता है। बिहार में मगध का स्थान गुप्त वंश के शासकों का प्रारंभिक उदय माना जाता है, प्रारंभिक राज्य का करने का समय माना जाता है, ठीक। तो यह याद रखिएगा, गुप्त वंश साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में कौशाम्बी में, ठीक है, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में माना जाता है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इस वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में मगध था, ठीक है, बिहार में मगध था। अब बात कर लेते हैं गुप्त साम्राज्य की जानकारी देने के लिए कई स्रोतों का माध्यम होता है, ठीक। गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी हमको कई स्रोतों के माध्यम से मिलती है, ठीक, कई स्रोतों के माध्यम से मिलती है। इसमें पहला स्रोत आपका पुराण है, ठीक। पुराण में आपका वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक। और वायु पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण से हमको गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। इसके बाद हमको दूसरी आपकी स्रोत है आपका स्मृतियों से। कुछ स्मृतियां हैं, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पाराशर स्मृति। इन स्मृतियों से हमको गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है और इससे गुप्त साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जानकारी भी मिलती है। इन स्मृतियों से, नारद स्मृति, ठीक, बृहस्पति स्मृति और पाराशर स्मृति से हमको गुप्त साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक नीतियों के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी हमको इन स्मृति से मिलती है। और वायु पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण से हमको गुप्त वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद अभिलेख गुप्त साम्राज्य की जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। गुप्त साम्राज्य की जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आपका अभिलेख है। और गुप्त साम्राज्य के कुल 82 अभिलेख प्राप्त हुए। गुप्त साम्राज्य के कुल 82 अभिलेख प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे आपका 42 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक। गुप्त साम्राज्य की जानकारी देने के लिए 42 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और गुप्त साम्राज्य की जानकारी देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आपका अभिलेख है, ठीक। और जिनमें से जो 42 अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से कुछ प्रमुख हैं,
उनके नाम है, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत पूछा जाता है, इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट करते जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जानकारी मिलती है। इसके बाद चंद्रगुप्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली अभिलेख, महरौली स्तंभलेख, ठीक, महरौली स्तंभलेख, मथुरा अभिलेख और गढ़वा अभिलेख से जानकारी हमको गुप्त साम्राज्य के बारे में मिलती है। सेकेंड है कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख और विल्सण अभिलेख, ठीक। इसके बाद स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, कहोम अभिलेख और एरण अभिलेख, ठीक, ये आपके स्कंदगुप्त के अभिलेख हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का मैंने आपको बता दिया, महरौली स्तंभ लेख, ठीक, तो जो हमको ये गुप्त साम्राज्य की अभिलेख गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। इसके बाद स्मारक जैसे आपका मंदिर, मूर्तियां, स्मारक, ठीक, और गुहा मंदिर जो गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया था, इनसे भी हमको गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आपका गुप्त वंश का साम्राज्य, जैसे झांसी का आपका दशावतार मंदिर है, ठीक, कानपुर का आपका भीतरगांव का जो गुप्त साम्राज्य का एक मंदिर है। तो इन मंदिरों से हमको गुप्त वंशावली के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आपका अभिलेख है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख, दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत साहित्य। कुछ साहित्यों से हमको जानकारी गुप्त वंश की मिलती है, जैसे इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। ये आपके IAS पीसीएस और SSC सीजल में बहुत पूछा जाता है ये पॉइंट आपका। विशाख दत्त द्वारा कृत देवी चंद्रगुप्तम, और इनकी एक मुद्रा राक्षस भी है, ठीक, विशाख दत्त द्वारा कृत। लेकिन गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो विशाख दत्त द्वारा कृत देवी चंद्रगुप्तम जो कि गुप्त साम्राज्य के बारे में बताती है, विशाख दत्त द्वारा कृत देवी चंद्रगुप्तम। इसके बाद वात्स्यायनकृत कामसूत्र। इसके बाद कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम और कुमार संभव, कालिदास द्वारा रचित रघुवंश और कुमार संभव। इसके बाद बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित। इसके बाद शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम, बहुत इंपॉर्टेंट है, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम। इसके बाद फायान की पुस्तक फोक क्यों की। इसके बाद हैंडसांग द्वारा रचित पुस्तक सियूकी और अलबर्नी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद। इन साहित्य के माध्यम से, इन पुस्तकों के माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अब बात कर लेते हैं उत्पत्ति। गुप्तों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक। संभवतः गुप्त लोग कुषाण के सामंत थे, इसको ध्यान रखिएगा। गुप्त लोग कुषाण के सामंत थे। क्यों थे कुषाण के सामंत थे? क्यों ध्यान रखना है इसको मैं बताऊंगा। क्योंकि आपके जो श्रीगुप्त और घटोत्कच जो शासक हुए थे, श्रीगुप्त गुप्त वंश का पहला था शासक। श्रीगुप्त और घटोत्कच जो थे, ये दोनों जो शासक थे, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, क्योंकि ये दोनों सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। इसलिए इसको याद रखना है कि गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। और कुषाण के बाद मध्य भारत में एक वंश का उदय हुआ, ठीक। एक वंश का कुषाणों के बाद मध्य भारत में, ठीक, मध्य भारत में एक बड़ा भाग मुरुंड जनजाति के आधिपत्य में चला गया था। और इसके बाद मुरुंड के जनजातियों के बाद गुप्त वंश के शासकों के आधिपत्य में आ गया था, ठीक। तो ये लोग क्या थे? कुषाणों के सामंत थे। इसके बाद गुप्त की उत्पत्ति का जो प्रश्न है वो आज भी प्राचीन भारतीय इतिहास में आज भी विवादाग्रस्त है, ठीक। गुप्त की उत्पत्ति का जो विषय है, गुप्त शासकों की उत्पत्ति का जो विषय है, वो प्राचीन भारतीय इतिहास में आज भी विवादास्पद है, आज भी विवादग्रस्त है, ठीक। लेकिन इसमें आप इसको एग्जाम पॉइंट करके हाईलाइट कीजिए। जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, वज्जिका द्वारा रचित या लिखित कौमुदी महोत्सव नाटक में, वज्जिका किसकी कौमुदी महोत्सव नाटक है? ये वज्जिका द्वारा लिखित कौमुदी महोत्सव नाटक में लिच्छवी को मिलेच्छ और चंडसेन को कारस्कर कहा गया है। वज्जिका द्वारा लिखित, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वज्जिका द्वारा लिखित कौमुदी महोत्सव नाटक में लिच्छवी को मिलेच्छ और चंडसेन को कारस्कर कहा गया है। चंडसेन आपकी इसमें नाटक में इन्होंने बताया कि जो चंडसेन ये चंडसेन उपाधि थी, और ये उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम की थी। चंडसेन नामक उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम की थी। इसके बाद नेक्स्ट
चंद्रगौमिन के व्याकरण नाटक में चंद्रगौमिन के व्याकरण नाटक में चंद्रगौमिन के व्याकरण नाटक ग्रंथ में गुप्तों को जट या जाट कहा गया है। जट या जाट कहा गया है। ठीक, किसमें कहा गया? चंद्रगौमिन के व्याकरण नामक नाटक ग्रंथ में गुप्तों को जाट या जट कहा गया है। ठीक, जाट कहा गया है, जट कहा गया है। ठीक, जट या अथवा जाट कहा गया है। ठीक, इसके बाद स्मृतियों के अनुसार नाम के उत्तरांश में गुप्त शब्द का प्रचलन हुआ। स्मृतियों के अनुसार नाम के उत्तरांश में गुप्त शब्द का प्रचलन हुआ। गुप्त शब्द जोड़ा जाने लगा, जो कि ये बताता है कि जोड़ा जाने लगा, जो जिससे ये वैश्यों की एक विशेषता थी। वैश्यों की गुप्त शब्द का जोड़ा जाना वैश्यों की एक विशेषता थी। स्मृतियों के अनुसार, स्मृतियों में ये बताया गया है कि नाम के उत्तरांश में गुप्त शब्द का प्रचलन हुआ और गुप्त शब्द का नाम के उत्तरांश में जोड़ा जाना वैश्यों की एक विशेषता थी। ठीक, इसके बाद गुप्त जो थे, गुप्त लोग एक ब्राह्मण थे। ठीक, और इनका गोत्र धारण गोत्र के ये ब्राह्मण थे। धारण गोत्र का ब्राह्मण था। ठीक, धारण गोत्र के ये ब्राह्मण थे। ठीक, और इसकी जानकारी हमको कैसे मिलती? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। जब वाकाटक नरेश प्रभावती गुप्त ने अपने पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में ये उल्लेख किया है कि लिखा है कि क्योंकि उस चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो प्रभावती गुप्ता जो के पिता चंद्रगुप्त द्वितीय थे और चंद्रगुप्त द्वितीय धारण गोत्र के थे, क्योंकि उसका जो पति था वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय वो विष्णुवृद्धि गोत्र का था, विष्णुवृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था। ठीक, अब यहाँ से क्योंकि प्रभावती गुप्त ने अपने पूना में स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में ये उल्लिखित किया है कि उसके पिता चंद्रगुप्त द्वितीय धारण गोत्र के ब्राह्मण थे, क्योंकि उसका जो प्रभावती गुप्त का जो पति था वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय था और रुद्रसेन द्वितीय विष्णुवृद्धि ब्राह्मण का गोत्र था। उसका रुद्रसेन द्वितीय का विष्णुवृद्धि ब्राह्मण गोत्र था। तो इससे पता चलता है कि जो गुप्त वंशावली वो धारण गोत्र के ब्राह्मण थे। इसके बाद आपको बताया गुप्त वंश के लोग, ठीक, कुषाण वंश के सामंत थे। इन्होंने गुप्तों ने कुषाणों से जीन लगाम जो घोड़े में बांधी जाती है, जीन लगाम, ठीक, पतलून, उसके बाद बटन वाले कोट और जूतों का प्रचलन कुषाणों से सीखा था। ठीक, अब बात कर लेते हैं संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? अभिलेखी साक्ष्यों के अनुसार गुप्तों के आदि पुरुष अभिलेखी साक्ष्यों के अनुसार गुप्तों के आदि पुरुष या आदि राज के बारे में श्री गुप्त का नाम उल्लिखित है। ये कहाँ लिखित है? अभिलेखी साक्ष्यों में मिलता है कि जो गुप्त वंश जो वंशावली में आदि पुरुष के रूप में, आदि राज के रूप में श्री गुप्त का नाम उल्लिखित है और इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी और पुत्र घटोत्कच हुआ। गुप्त हुआ। ठीक, घटोत्कच गुप्त हुआ। और गुप्त वंशावली में और ये दोनों स्वतंत्र नहीं थे। क्यों? ये दोनों किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे, इसलिए दोनों स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन गुप्त वंशावली में सबसे प्रतापी और शक्तिशाली और वास्तविक राजा चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त वंशावली में सबसे पहला स्वतंत्र और शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अब यहाँ में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। श्रीगुप्त और घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी, जो क्योंकि ये कुषाणों के सामंत थे और ये छोटे शासक थे, इसीलिए छोटे शासक महाराज की उपाधि धारण करते थे। और ये किसके महाराज की उपाधि? छोटे शासक या सामंत जो होते थे वो महाराज की उपाधि धारण करते थे, जिससे पता चलता है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये कुषाणों के सामंत थे। और पहला स्वतंत्र शासक और शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था।
ठीक, तो ये हो गई आपकी गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी, किस माध्यम से, किन स्रोतों से हमको जानकारी मिलती है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्रोत है आपके पुराण, स्मृति, अभिलेखी, साक्ष्य और साहित्य से हमको गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इनके बारे में हम शासकों के बारे में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। ध्यान मिस ना करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। जो चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।